हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पूरे सोल्यूशन में आपके साथ साथ रहेगा, मोलरिटी आपके आपके साथ रहेगा, मोल फ्रैक्शन आपके साथ रहेगा। हाँ, एक एडिशनल नॉलेज के लिए आप दो चीज और सीख लीजिए, तीन चीज, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और पीपीएम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मेलिटी से। कौन सी फॉर्मेलिटी? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है फॉर्मेलिटी। जो आप फॉर्मेलिटी करते हैं वो तो आप करते ही हैं, क्या करते हैं आप जानते होंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा पहला फॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये है फॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्मेलिटी का सिंबल एफ ले लेते हैं। ये क्या होता है? सेम वैसा ही होता है जैसे मोलरिटी, कैपिटल एम, कंफ्यूजन नहीं ना है। मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, किसके? सॉल्यूट के, अपान क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, किसमें? लीटर में। तो यहां पर क्या लेंगे? नंबर ऑफ फार्मूला मास। क्या लेंगे? नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का, ठीक है ना। नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसका? लीटर में, ठीक है ना। तो यहां फार्मूला मास, नंबर ऑफ फार्मूला मास दिक्कत कर रहा है, तो समझ लेते हैं नंबर ऑफ फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। तो आप फार्मूला जानते होंगे, हर एक चीज़ का 9th में 10th में फार्मूला कुछ याद किए होंगे, कुछ बनाना सीख गए होंगे। तो आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला कैसे लिखते हैं? तो एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे हाथ में क्या है? चौक है। क्या है? केमिकल, ये है आयनिक कंपाउंड। तो इसको लिख लेते हैं CaCO3, तो यानी कंपाउंड है। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया CaCO3। तो इसका जो जैसे मोलर मास निकालते हैं वैसे ही फार्मूला मास निकालते हैं। तो कैल्शियम का कितना होता है? 20 दूना 40, सॉरी एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मास नंबर 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? और इसकी संख्या 3 है, तो 40 प्लस 12, 16 3 48, 8 2 10, 4 4 1 9, 100। ये 100 ग्राम आ गया, ये फार्मूला मास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। अब नंबर ऑफ फार्मूला मास कैसे निकालेंगे? तो इसका जो वेट दिया रहेगा किसी सोल्यूशन में, हालांकि ये तो पानी में घुलता नहीं है, जिस सोल्यूशन में घुले, तो मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता। मान लीजिए मैंने आयनिक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो किसी सोल्यूशन में घुला हो, थोड़ा बहुत घुला हो, या पानी में तो बहुत कम घुलता है, तो हम मान लीजिए NaCl ले लेते हैं, पानी में जो घुले सॉल्यूशन बना। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने फार्मूला मास कैलकुलेट करने का तरीका बताया। अब हम ले लेते हैं जो सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, यानी सॉल्यूशन बना ले। तो ये तरीका हो गया, मोलर मास जैसे निकालते हैं, फार्मूला मास निकालते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होता है, तो जैसे NaCl पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला मास कितना हो जाता है? 58.5। कैसे? इसका 23 है, इसका 35.5 है। तो ये फार्मूला मास है एक NaCl क्रिस्टल का। मॉलिक्यूल ना करके हम इसको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। अब मान लीजिए ये कुछ ग्राम, 10 ग्राम घुला है पानी में, तो नंबर ऑफ फार्मूला मास निकालने के लिए 58.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फार्मूला मास आ जाएगा। अब फार्मूला मास ये आ गया, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो ये हो जाएगा फॉर्मेलिटी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। यानी वॉल्यूम ले लेते हैं सॉल्यूशन का, और नंबर ऑफ फार्मूला वेट अपॉन फार्मूला मास, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम। ये हो गया, खुल गया कैपिटल F, ठीक है ना। वैसे ही जैसे कि आप मोलरिटी निकालते हैं, वहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला निकालेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ें। फार्मूला मास यूनिट क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप। तो चलिए आगे पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, ठीक है। अगला होगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी टर्म बहुत बार यूज होता था, अभी यूज होता है क्या आपके लैब में? यदि यूज होता है तो कहाँ यूज करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था तो कुछ क्वेश्चन नॉर्मलता के टर्म में प्रैक्टिकल में आते थे कि N/20 या N/20 मोहर साल्ट का सॉल्यूशन बनाइए और इसकी सहायता से दिए गए KMnO4 का मोलरिटी और स्ट्रेंथ पता करिए या ज्ञात कीजिए। तो अभी क्या क्वेश्चन आता है? कुछ ऐसे ही आता है क्या? तो अब मोलरिटी टर्म में आता है।
तो मोलरिटी नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। पहले नॉर्मलिटी तो जान लें। तो अगला टॉपिक रहेगा आपके लिए, मेरे लिए, नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी मतलब कैपिटल एन, इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो नॉर्मलिटी के लिए क्या यूज करेंगे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एब्सोल्यूट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा किसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा, सॉल्यूट का, जो चीज़ घुल रहा है उसमें, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे और ऊपर सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, कभी सुने हैं, नहीं सुने हैं तो सुनिए, समझिए और इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यूज तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जानते रहिए, क्योंकि पहले यूज होता था, अब यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये आप पढ़ लेंगे तो सीख जाएंगे। तो इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के, इसको शॉर्टकट में इसको NOGEQ लिखूंगा, ठीक है ना। ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास। अब लो, अब हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाह रहे थे, अब आ गया इक्विवेलेंट मास आ गया, मतलब मिलता जुलता कुछ है क्या, जी नहीं, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता जाएगा। तो मास तो समझ में आता है कि भाई वजन, इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास डिफाइन कुछ यूज तरह से कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का वह मास है जो हाइड्रोजन के 1, क्लोरीन के 35.5, ऑक्सीजन के 8, तीनों में से 3 बात बोला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, कि हाइड्रोजन का 1 रहेगा, नाइट्रोजन क्लोरीन का 35.5 रहेगा और ऑक्सीजन का 8 भाग से संयोग करेगा, कंबाइन करेगा या उसको डिस्प्लेस करेगा, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास ये तीनों के एलिमेंट से कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। तो एक बार डिफिनीशन किसी रेफरेंस बुक से देखिएगा, यहाँ मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ठीक है, आप समझेंगे। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम किससे डिफरेंट दिखाते हैं, W से, इक्विवेलेंट मास को हम EQ, ठीक है, वेट ऑफ EQ लिख देते हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है, हम अभी डिनोट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट EQ लिख दे रहे हैं, ठीक है, या इसको शब्द में ही रहने देते हैं, फार्मूला अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए, इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए आपके पास भगवान ने क्या दिया है, मतलब केमिस्ट्री ने दिया है, क्या दिया है, टूल्स दिया है। कौन सा टूल्स है, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास का सम कर दीजिए, मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, मोलर मास में डिवाइड कर दीजिए किसका, एन फैक्टर। क्या है एन फैक्टर, अभी देखो बताएंगे, एन फैक्टर। और बाप रे बाप, ये पढ़ना था, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, अब फिर इसको पढ़ें, मतलब नॉर्मलिटी कुछ टेढ़ा है क्या, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अब इसको बंद कर दिया गया यूज सॉल्यूशन बनाने में। अब हम मोलरिटी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सीधा सरल सिंपल है, ये थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि इसमें ये टर्म आ गया, एन फैक्टर है क्या, इसको डिटेल समझते हैं अभी। तो पहले नॉर्मलिटी के लिए हमने लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, अब फिर इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर निकालेंगे और समझाएंगे कि नॉर्मलिटी किसी का कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे, पहले एन फैक्टर बता दें फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम एन फैक्टर की बात कर लेते हैं। एन फैक्टर होता क्या है, नंबर यहाँ पे मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यस। तो एन फैक्टर निकालने के लिए एन फैक्टर, ठीक है, तो क्या किसका निकालना चाह रहे हैं आप, एसिड का, बेस का, साल्ट का,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का या एलिमेंट का, तो किसका निकालना है इस बात पर एंड फैक्टर निर्भर करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि किस साइज का आपको शूज चाहिए, वैसा ही आप मतलब जिस तरह का पैर होगा उस तरह का शूज चाहिए साइज के अनुसार। उस तरह से हमें किस चीज़ के लिए नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, वो एसिड है कि बेस है कि साल्ट है कि एलिमेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, तो उसके अनुसार एंड फैक्टर वेरी करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। ए फॉर एसिड, ए फॉर एप्पल नहीं, यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या है, ए फॉर एसिड। तो एसिड के लिए चलिए लिख ही देता हूँ मैं, एसिड के लिए तो उसका एन फैक्टर जो होगा उसकी बेसिसिटी या सिंपल भाषा का है नंबर ऑफ H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन देता है वही उसका क्या हो जाएगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, यहाँ दिख रहा है एसिड के लिए क्या होगा उसका बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन। और बेस के लिए, बेस है कोई एल्कली है तो वो क्या देता है, OH आयन देता है। तो जितना OH आयन देगा, नंबर ऑफ OH आयन, उसकी नंबर संख्या वही उसकी एसिड बेस की एसिडिटी होगी। फिर से सुन लीजिए इस बात को, एसिड के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, बेसिसिटी। बेस के लिए एसिडिटी उल्टा नाम देते हैं। और एसिड क्या देता है, H प्लस, तो उसका नंबर कितना है वही उसकी एन फैक्टर हो जाएगा। यदि बेस है तो OH आयन कितना दे रहा है उसका नंबर हो जाएगा। और यदि साल्ट है मान लीजिए तो नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज, कितना साल्ट में पॉजिटिव आयन की संख्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन की नहीं, पॉजिटिव चार्ज कितना है वही उसकी एन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपली Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इस एल्युमिनियम सल्फेट है तो ये डिसोसिएट होता है तो कितना देता है एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम आयन देता है और 3 सल्फेट आयन देता है। चार्ज इस पर कितना है, एक एल्युमिनियम आयन पर 3 चार्ज है तो संख्या कितनी है, 2। तो 2 × 3 कितना हो गया, +6। ये हो गया एन फैक्टर साल्ट के लिए। इस साल्ट के लिए एन फैक्टर क्या काम करेगा, 6। ठीक है ना। उसी तरह से यदि मान लीजिए HCl है तो कितना H प्लस देता है, एक H प्लस देता है और एक Cl आयन देता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक H है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यदि NaOH है, बेस है, तो कितना OH देगा, एक OH देगा, एक Na देगा, तो कितना उसका एन फैक्टर हो जाएगा, कितना OH दिया है, 1। तो जितना OH देगा बेस का एसिडिटी हो जाएगा और कितना H प्लस आयन देगा एसिड का बेसिसिटी हो जाएगा। मतलब गिन लेंगे H प्लस और उसका एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 चीज़ का हो गया। अब आते हैं एलिमेंट का। एलिमेंट का क्या लेंगे, एलिमेंट है तो एलिमेंट का क्या लेंगे, एलिमेंट का लेते हैं, एलिमेंट कोई है तो इसका क्या लेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर के लिए उसकी वैलेंसी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वैलेंसी। ठीक है, ऑक्सीजन है तो वैलेंसी 2, हाइड्रोजन है 1, नाइट्रोजन है 3। ठीक है, तो वैलेंसी ले लेंगे। अब आ गया नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या लेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है। तो KMnO4 क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो लैब में आप यूज करते हैं। तो KMnO4 यदि 7+ है, ये मैग्नीज उसमें जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है Mn+7 से +2 में जाता है। यदि मोहर साल्ट के साथ टाइट्रेशन किए होंगे या करेंगे तो मैग्नीज जो होता है +7 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यदि +2 में चला जाता है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई स्पीसीज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई स्पीसीज। जो स्पीसीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट है तो यदि रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाई स्पीसीज। कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ऑक्सीडाइज कौन होंगे, जैसे मोहर साल्ट में आयरन क्या होता है, +2 से +3 में जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर मोल लॉस करता है। तो उसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। और KMnO4 में मैग्नीज +7 से
2 में गया तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन लिया 5। तो यहाँ पर इसका एसिडिक मीडियम में ध्यान रखना है, मीडियम भी, तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आगे पढ़ते हैं एन फैक्टर। आपको बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, इसको दोबारा देख लीजिएगा। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, एलिमेंट की वैलेंसी, ऑक्सीडाइजिंग की जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूसिंग की जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और साल्ट का टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो एन फैक्टर पता हो गया, तो एन फैक्टर पता हो गया, यहां से एन फैक्टर पता हो गया, तो मोलर मास में डिवाइड कर दीजिए। मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। इक्विवेलेंट मास निकल गया। इक्विवेलेंट मास निकल गया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास एब्सोल्यूट इक्विवेलेंट मास, उसका वेट दिया जाएगा। इक्विवेलेंट मास यहाँ से निकाल लिए, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया? नॉर्मलिटी। थोड़ा टेढ़ा है लेकिन कंसेप्चुअल है। एक एग्जांपल की बात कर, यदि नॉर्मलिटी को मोलरिटी में चेंज करना है, या मोलरिटी दिया है नॉर्मलिटी में चेंज करना है, तो आपके पास क्या सरल उपाय है उपाय क्या? देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। यदि नॉर्मलिटी पता है, मोलरिटी बताना है, मोलरिटी पता है, नॉर्मलिटी बताना है, तो बहुत ही सस्ता उपाय है। क्या? ऐसे, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये है उपाय आपके पास। यदि मोलरिटी पता है, एन फैक्टर पता है, नॉर्मलिटी निकल गया। एग्जांपल ले लेते हैं। 0.01 मोलर H2SO4 है आपके पास। ये क्या दिया है? H2SO4 की मोलरिटी कितने? 0.01 मोलर H2SO4 लैब में है, और आपका पता करना है कि इसकी नॉर्मलिटी क्या है। भाई क्या पूछ रहा है? नॉर्मलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ 0.1 मोलर, यदि उसकी मोलरिटी कितना है? इतना है, तो नॉर्मलिटी बताइए, करिए। तो एन फैक्टर पता करिए और सीधे आप नॉर्मलिटी बता सकते हैं। तो H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो H+ देता है और SO4 माइनस देता है, तो H कितना है? 2। हालांकि 2 बार में डिसोसिएट होता है, तो इसके लिए एन फैक्टर में बताया कि कितना H+ दे सकता है या देगा 2। तो यहाँ एन फैक्टर कितना हो गया भाई? 2। मोलरिटी दिया है, कितना दिया है? 0.01। नॉर्मलिटी निकल गया, कैलकुलेट कर दीजिए। 2 एकम 2, 0 0, ये क्या हो गया? नॉर्मलिटी। यानी इसकी नॉर्मलिटी क्या हो गई? इसका जस्ट डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया। यानी नॉर्मलिटी मोलरिटी का एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ तो डबल हो रहा है, कहीं घट भी सकता है, कहीं बढ़ सकता है, तो ये रिलेशन हो गया सीधा साधा। ओके, तो आप कैलकुलेट करिएगा। मोहर साल्ट क्या? FeSO4.NH4 होल टू SO4.6H2O, ये है मोलर साल्ट, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट। अब इसका मोलरिटी मान लीजिए दिया है m/20, तो इसका नॉर्मलिटी आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है कि m/20 मोहर साल्ट सोल्यूशन है, जिसकी नॉर्मलिटी बताइए। कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि ये आपके सामने लैब में पूछा जा सकता है। यदि मेरे स्टूडेंट रहेंगे तो मैं तो पूछूंगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए देखते हैं ppm क्या है। अगला, तो पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट या बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। कौन सा पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो ppm का फुल फॉर्म ppm, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यानी मिलियन का मतलब सीधा सीधा कितने जीरो भाई? 6, 1 2 3 4 5 6। तो यदि साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 10⁻6, 10⁻6। इधर नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर दिखे, 10⁻6 1 मिलियन। तो
एक, जैसे आपने पढ़ा ना मास परसेंटेज 100 में निकाल के पढ़ा है। अब मिलियन का मतलब 10 पावर 6, यानी 10 लाख में सलूट का कितना हिस्सा है। मतलब हम परसेंटेज की जगह हम परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई करते थे, और पार्ट्स पर मिलियन में 1 मिलियन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलियन में निकल जाएगा उसका कंसंट्रेशन। मास परसेंटेज में 100 से 100 में चेक करते थे कि 100 में कितना परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब ही है 100 में चेक करना। अब मिलियन का मतलब है 10 लाख में चेक करना। क्या कितना सलूट है 10 लाख में, 10 लाख में कितना है। तो पार्ट्स पर मिलियन, ये फार्मूला लिखें तो यदि पीपीएम शॉर्टकट यहाँ लिखें तो नंबर ऑफ, यदि नंबर के रूप में बताना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सलूट, हालांकि कंपोनेंट कहिए या सलूट कहिए, अपान टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, नंबर के हिसाब से कर रहे हैं। यदि किस बेस्ड पर है, पहला नंबर के बेस्ड पर, तो 10 पावर क्या कर दीजिए 6, या इसको खोल के 10, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखिए, 10 लाख लिखिए या 10 पावर 6 लिखिए। यदि मास के टर्म में निकालना चाह रहे हैं पीपीएम को तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ऐसे लिख दे रहे हैं खोलकर 1 2 3 4 5 6, यानी 10 लाख में कितना मास प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। 10 लाख में निकाल रहे हैं, परसेंटेज मतलब 100, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। तो मिलियन में पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, केवल 100 की जगह पर 10 लाख से गुणा कर देना है, वही आपका पीपीएम निकल जाएगा। यदि वॉल्यूम में निकालना है तो यहाँ पर मास की जगह क्या कर दीजिए, वॉल्यूम कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। ये तीनों टर्म में हो गया। यानी नंबर के टर्म में निकालना चाहेंगे तो नंबर के हो गया, मास के टर्म में निकालेंगे। देखिए मैं बहुत जल्दी में लिख दिया हूँ तो आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी राइटिंग। नंबर के रूप में निकालना चाह रहे हैं पीपीएम को तो नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। मास के टर्म में निकालना चाहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। वॉल्यूम के टर्म में निकालना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर। यानी आपको जिस टर्म में निकालना ऊपर रख दीजिए सॉल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का 10 घाते 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो पीपीएम में निकल जाएगा। तो CO2 का अमाउंट पॉल्यूशन, यदि वो एटमॉस्फेयर में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो उसको वायुमंडलीय जो एयर पॉल्यूशन है उसको हम पीपीएम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ट्रेस अमाउंट में बढ़ता है। लेकिन वायुमंडल का वॉल्यूम क्या है, बहुत बड़ा है। जैसे सी वाटर में मान लीजिए लेड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो कितना वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया, तो बहुत थोड़ा सा है। सी का वाटर बहुत लेवल बड़ा है तो 10 लाख में कितना बढ़ गया है ये बताने के लिए पीपीएम का सहारा लेते हैं। क्लियर है।